हेलो शीतल, वेलकम। शीतल, परसों के क्लास में आप नहीं थी। ના સર નહોતી તાવ આવી ગયો હતો ને તે. ओके, तो आपने वो रिकॉर्डिंग देख लिया है? નહીં બાકી છે. तो देख लो, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो इस क्लास में मतलब उसने क्या करवाया था उसका कनेक्शन इस क्लास के साथ रहता है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग देख के आना जरूरी है। ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी तो मैं काउंटिंग भी भूल गया कि अपना कौन सा नंबर का क्लास है। शुरू शुरू में मैं काउंटिंग कर सकता था, 1 2 3 4 5 6, अब तो याद भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने होमवर्क किया है और मैं यहाँ से उसके सही आंसर बोलता हूँ, अगर है तो आपको टिक करना है, नहीं तो क्रॉस करना है, ठीक है। तो पहला था, आपको अंग्रेजी में लिखना था जो नंबर्स मैंने दिए थे वो। तो पहला था 1324, इसका मतलब होता है 1324। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू द स्पेलिंग्स, आई होप यू नो स्पेलिंग्स करेक्ट। फिर दूसरा है 22037, इसको बोलेंगे 22,037। उसके बाद है 336,551, तो इसको बोलेंगे 3,36,551। नेक्स्ट इज 57300, इसको बोलेंगे 57,300। यहाँ पे एंड नहीं आएगा क्योंकि 300 डायरेक्ट हम बोलते हैं। उसके बाद है 28820, 28,820। सेकंड क्वेश्चन है, आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। तो पहला है 529, 529। तो हेलो 500 सर. के, हाँ जी, हाँ मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में जो रोमन का था वो मैं नहीं किया, मुझे समझ में ही नहीं आया. अच्छा। तो लास्ट क्लास में रिजवाना आपने वो रोमन्स का तो पढ़ा था ना, आप थे ना परसों। हाँ मैं थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया जो ये हम अंक लगाते हो रोमन में कैसा लगाते हो मेरी समझ में नहीं आया, तो अच्छा, मैंने नहीं किया. तो तो देखो 529 है ना, उसमें 500 के लिए रोमन में एक सिंबल है, वो है डी, कैपिटल डी करना है। और 29 को आप इस तरह से पढ़ सकते हो। जैसे मैं एक आपको सिंपल तरीका बताऊं, 529 है, अगर हम उसको अगर उसको हम सेपरेट करते तो हम इस तरह से लिख सकते, 500 + 20 + 9 लिख सकते। अब 500 को रोमन में डी बोलते हैं, 20 को रोमन में एक्स एक्स 2 बार लिखेंगे, और 9 को रोमन में आई एक्स लिखेंगे। तो ये कुल मिला के कैसे होगा, डी एक्स एक्स आई एक्स। तो जिसका इस तरह से आ रहा है उनका सही है। फिर 82, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 80 + 2 करेंगे। अब 80 के लिए रोमन में कैसे लिखना है, अब 80 अगेन 50 + 30 होता है, तो 50 के लिए रोमन में एल है, कैपिटल एल। उसके बाद 30 है तो 3 बार एक्स लगाना है, एल एक्स एक्स एक्स। और 2 के लिए क्या करेंगे, 2 बार आई करेंगे, एल के बाद 3 बार एक्स और 2 बार कैपिटल आई। उसके बाद है 2025, इसको भी सेपरेट करते हैं, 2000 + 20 + 5 करते हैं। अब 2000 मतलब 1000 + 1000 होता है, और 1000 के लिए रोमन में कौन सा सिंबल है, एम है। ओके, तो 2 बार एम आएगा, एम एम। उसके बाद एक्स एक्स, और उसके बाद वी, एम एम एक्स एक्स वी। 137, इसको भी हम सेपरेट करते हैं, 100 + 30 + 7। 100 का सिंबल होगा कैपिटल सी। ओके, 30 का मतलब 3 बार एक्स 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 लिखना है। और 7 के लिए, अगेन 7 का मतलब होता है 5 + 2, और 5 के लिए रोमन में वी होता है, और आई आई।
तो कैसे बोलेंगे उसको, C XXX VII। उसके बाद 46, एकदम आसान, 40 + 6 करना है। लेकिन 40 के लिए रोमन में अगर देखो 40 के लिए आपने 4 बार x लिखा तो वो गलत हो जाएगा। 40 क्या है, 50 से 10 कम है, इसलिए उसको XL लिखते हैं। XL और 6 का मतलब होता है 5 + 1, तो XL VI। इस तरह से रिजवाना ये होमवर्क का करना था। जो हिंदू अरेबिक में जो नंबर्स थे उसको रोमन में कन्वर्ट करना है, और नीचे रोमन में मैंने लिखा है उसको हिंदी अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो पहला है XXX VIL, सो XXX मतलब 30 होगा, VIL है, VI का मतलब क्या होगा, 6 होगा, और L का मतलब क्या होगा, 50 होगा। मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है, ये कभी है ना VIL, L बाद में कभी नहीं आता है, क्योंकि 30 और L बाद L का मतलब ही 50 होता है, तो ये कुछ गड़बड़ है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। हो सकता है मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, सब लोगों को समझ में आया, ये गलत क्वेश्चन था वो, लेकिन सबने अटेम्प्ट किया है। गुड। तो सबको मास प्रमोशन मिल गया, इसमें 1 मार्क मिल गए। मैं तो एक भी नहीं किया। तो रिजवाना अगर नहीं भी किया है तो भी 1 मार्क मिल गया। इस बोर्ड की एग्जाम से होता है ना कि वो आंसर की रिलीज होती है, और अगर क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत, सबको सारे स्टूडेंट को 1 मार्क मिल जाता है। तो ये आपको समझ में सबको, ही नहीं है, मैंने गूगल में सर्च किया था, हाँ, नहीं समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं किया। ओके, तो गूगल सर्च किया, इससे अच्छा अपना रिकॉर्डिंग देख लिया होता रिजवाना। हाँ वो भी देखा, लेकिन ये रोमन अच्छा, का मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने बाकी रख दिया। ओके। फिर तो क्या करने का रिजवाना, अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है ना तो ग्रुप में मैसेज डालो, तो कोई ना कोई हम में से आपको रोमन नंबर लिख के दे देगा, है ना, कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ये ध्यान में रखो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारा ग्रुप किस काम में है, काम के लिए बनाया है, सब सब सपोर्ट करेंगे। उसके आई, अब XL का मतलब 40 होता है, और VI का मतलब 6, यानी कि 46। ऑलरेडी 46 ऊपर है ही, यहाँ पे रोमन में लिखा है। फिर LIV, L का मतलब 50 होता है, और IV का मतलब 4 होता है, और 50 + 4 यानी 54। फिर LXXV, L का मतलब 50, XX का मतलब 20, और V का मतलब 5। 50 + 20 70, और V का मतलब 5 यानी 75 होगा ये। और उसके बाद XCIV, XC का मतलब 90 होगा, बराबर, एग्री सब लोग, और IV का मतलब 4 होगा, 90 + 4 94। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क करना था। सर फोर्थ वन रिपीट कीजिए ना। हाँ, फोर्थ वन मतलब सबसे लास्ट वाला, राइट, XCIV, सेकंड लास्ट। LXXV, यस। हाँ। हाँ वो होगा 75। अच्छा 70 गलत हो गया। ओके, गुड। सो आपको इस तरह से ये होमवर्क करना था। अच्छा, अभी भी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? रिजवान, अगर दोबारा अगर मैं इस तरह का काम दूं तो आप कर पाओगे अभी? हाँ ट्राई करूंगी। गुड, ओके। किसी और को दिक्कत है, मतलब सारे गलत हुए हैं या हार्डली एक आध दो सही हुए हैं? क्वेश्चन 1 मेरा पूरा सही था, हम्म, और वो 2 मैंने लिखे नहीं। ओके, रोमन में नहीं हुआ। ओके, इरशाद, समझ में आ गया सब? हाँ सही सही है सब मेरा। सुजाता? 3 रॉन्ग से सर। 3 रॉन्ग से, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? हम्म। ओके, करण? ठीक सर, बराबर है। ठीक है। सुल्ताना? रोमन में गलत हुआ था सर। सारे गलत हुए, दोनों क्वेश्चंस? ओके, तो मैं आप दोनों के लिए, मतलब जितने लोग ऐसे हैं उनके लिए फिर से एक्सरसाइज दूंगा ये करने के लिए। जिसको करना है वो दोबारा कर सकता है, ऐसा नहीं है। शीतल? सर मेहनत ही लेके। हाँ, मालूम है आप नहीं थे, एब्सेंट है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए
और अभी जो डिस्कशन किया उसके बेस पे मैं एक नया एक्सरसाइज रखूंगा, वो भी आप करना, ठीक है। सोनल। सर मैंने तो गूगल में से देख के किया है, तो ये तो चीटिंग ही हुई, लेकिन मुझे रोमन आता ही नहीं है सर। और तुमने तो आप बोल रहे हो कि मैंने क्लास मतलब सीखा है, लेकिन मैंने वो वाला शायद क्लास अटेंड नहीं किया लगता है। हाँ, वो पता है कुछ इंटरनेट डेटा का इश्यू था शायद। हाँ वही, ओके, इसीलिए तो शायद। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख मैंने लेना नहीं attend चाहिए किया ना। था। मैंने भी अटेंड नहीं ठीक किया है था सर, सर। नेक्स्ट करण ने टाइम आप भी दी थी। होमवर्क दूंगी तो मैं अपने हिसाब से ट्राई करूंगी सर। हाँ, ओके। हाँ सर, ओके, ठीक है करण। आसमा। मेहमान आया सर घरे। क्या करण? મહેમાન આયા હતા બધા એટલે અટેન્ડ નતો કર્યો। ओके, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग देख देख के आया करो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। मतलब हाँ ओके, ये क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए था, ठीक है। ठीक है आसमा। ठीक है ठीक है। सर रोमन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने डिस्कस किया उसमें कुछ समझा कि नहीं? हाँ। ठीक है। दीक्षित परमार। हाँ सर, वीडियो देख के थोड़ा बनाया है, वो एक दो रॉन्ग हुए हैं। ओके। बाकी कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना? हाँ सर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, जितेंद्र। रोमन वाला पूरा ऊपर से गया। क्या बात कर दोनों गलत, दोनों गलत है। ये सही दोनों। मायने में अगर आप किसी को भी दोगे ना, तो उसमें से 2% ज्यादा से ज्यादा सही देंगे। लेकिन हम हाँ स्वीकार कर ले रहे हैं कि हमको नहीं आया एकदम से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए? मैं अपना प्रीवियस क्लास का जो स्लाइड है ना, वो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार फिर से। जस्ट मुझे तो एक क्या दो मिनट सर, का तो 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, आ गया मेरा स्लाइड। ओके। यस, देखो, जिन लोगों ने क्लास मिस किया था और जिन लोगों ने अटेंड किया था फिर भी समझ में नहीं आया, उन सब के लिए फिर से बोलता हूँ। रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन रोमन जो प्रजाति थी और अभी भी है, उन लोगों ने ये नंबर्स बनाए थे। सुजाता म्यूट करो। थैंक यू। सो उन लोगों ने कुछ नंबर्स बनाए थे। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जो लोग पहले गुफाओं में रहते थे उनके पास नंबर सिस्टम नहीं थी। वो लोग मार्किंग करने के लिए और कुछ भी चीज याद रखनी है, उनको दिन याद रखना, कुछ भी करना है, तो वो लोग क्या करते थे? वो कोल लेके या ऐसा कोई भी पत्थर लेके दीवारों पे ऐसे मार्किंग करते थे। एक लाइन किया तो एक दिन, दूसरा लाइन किया तो दूसरा दिन। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ मूवी में भी, जो लोग जेल में रहते थे काल कोठरी में, जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं जाती, इतना अंधेरा होता है, तो वहां पे वो दिन कैसे गुजरते हैं, कितने दिन से, उसका मार्किंग करने के लिए ऐसे लाइन बनाते थे। तो बेसिकली ये रोमन लोगों ने बनाया हुआ नंबर से। तो 1 के लिए आई, 2 के लिए 2 बार आई करना है, कैपिटल आई। 3 के लिए 3 बार कैपिटल आई करना है। 4 के लिए आपको 4 बार नहीं करना, लेकिन आई वी करना है। इसका मतलब ये है कि फोर वो 5 से एक कम है, और रोमन लोगों के पास 5 के लिए ये वी सिंबल था, और 4 का मतलब 5 से एक कम है, दैट मीन्स आई वी होता है। फिर 6 मतलब 5 में एक ऐड करना है तो वी आई। 7 मतलब 2 ऐड करना है तो वी आई आई। 8 का मतलब वी आई आई आई, क्योंकि 5 में 3 ऐड करना है। 9 का मतलब हुआ आई एक्स, क्योंकि रोमन के पास 10 के लिए एक्स सिंबल था रोमन्स के पास। तो 9 मतलब 10 में से एक कम है, इसलिए आई एक्स। आप 8 जैसे 8 लिखते वैसे 9 लिख सकते हो, वी के बाद 4 बार आप आई कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। उसको शॉर्टन करना है तो हम 9 आई एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद 10 के बाद 11 लिखना है तो एक्स आई होगा, 12 के लिए एक्स आई आई होगा, 13 के लिए एक्स के बाद ट्रिपल आई आएगा, 14 लिखना है तो एक्स आई वी आएगा। राइट, ये सब मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि आप आगे फिर कर सकते हो खुद इसको फॉलो करके। फिर 40, इस तरह से 30 तक आप जा सकते हो। 31, 32, इवन 39 तक आप ऐसे लिख सकते हो। और 40 के लिए एक्सेल होता है, क्योंकि रोमन के पास
50 के लिए एल है, और 40 का मतलब 50 माइनस 10 होता है, इसलिए 40 का सिंबल होता है एक्सएल। ओके, आप 40 के लिए 4 बार एक्स लिख सकते हो, लेकिन वो लंबा होता है, इसलिए उन्होंने शॉर्टन किया इसको। उसके बाद 50 के बाद पूरा आप कहाँ तक, 89 तक इस तरह से लिख सकते हो। और 90 के लिए उन्होंने एक अलग सिंबल बनाया एक्स सी। क्यों एक्स सी बनाए? क्योंकि सी के लिए उनके पास 100 है, और 90 का मतलब 100 में से 10 कम, इसलिए एक्स सी बनाया। उसके बाद और भी आप आगे आगे लिख सकते हो अपने आप। और 400 के लिए उन्होंने सिंबल बनाया सी डी, क्योंकि उनके पास 500 के लिए डी सिंबल है, और 400 जो है ना वो 500 से 100 कम है, इसलिए सी डी लिखना है वहां पे। और बाद में भी फिर आप सब कुछ लिख सकते हो, कब तक, 900, सॉरी 899 तक। लेकिन जैसे 900 आता है तो उसके लिए सी एम है, क्योंकि उनके पास 1000 के लिए एम है, और 900 का मतलब क्या हुआ, 1000 में 100 कम, इसलिए 900 के लिए सी एम लिखा है। तो इसका यूज करके आपको हिंदू अरेबिक नंबर दिया है तो आपको रोमन में कन्वर्ट करना है, या रोमन नंबर दिया है तो आपको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। ओके, गुड। आई होप जिन लोगों ने क्लास मिस की थी उन्होंने लिख लिया होगा। लिख लिया कि टाइम चाहिए थोड़ा? सर थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने तो अभी लिखना चालू कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं टाइम देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके करण, कंप्लीट? हाँ सर, कंप्लीट कंप्लीट। ओके गुड। तो आप लोग कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइए, ताकि हम क्लास आगे शुरू कर सकते हैं। हो गया ओके, कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग सीख रहे हैं क्रमवाचक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल्स। तो आप इसको, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे करना होता है, ऑर्डिनल्स कैसे होते हैं। ऑर्डिनल्स,
सर यस। स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप लेने वाले हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मंडे से कुछ शुरू हो रहा है वो ना। हाँ, टाइम एक ही है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, मैं नहीं लेने वाला हूँ। सर स्पोकन इंग्लिश के हाँ, उसके भी क्लास हो गए सर? हाँ, वो कुछ मैसेज आया, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों ने रजिस्टर किया है, जिसको इंटरेस्ट है वो। नहीं, पर क्लास और दोनों टाइम एक ही है, इसलिए मैं पूछ हाँ रही हूँ। नहीं, सर तो किसी फिर ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है? तो आप लोग अगर ये क्लास करें तो फिर इसको मिस मत करना, नहीं तो आपकी कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हो जाएगी। ऐसा आप बोल सकते हैं वहाँ पे अपन। हाँ, वहाँ ऐसा आपने बोल सकते हैं, मैंने भी किया तो है, पर टाइमिंग का तो मैंने भी अभी याद आया मुझे, ये टाइम। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि विकास जी ने शायद ये बनाया होगा, तो बात करनी पड़ेगी उससे। हाँ, अपना अभी कितना बाकी है? अपना तो काफी, कितना ये बाकी है? अभी बाकी है अपना तो। हाँ, अपना तो अभी तो बहुत सेशन बाकी है, 10-15 सेशन बाकी है, 10। कम से कम 6-7 7 8 जितने तो होंगे ही। हाँ, तो अच्छा ठीक है, तो बात बात हाँ, करेंगे। ओके। अभी इसको ऑर्डिनल बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम बोलते हैं ना। फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट लिखते हैं तो लिखने में ऐसे लिखें, उसकी स्पेलिंग होगी FIRST, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड ऐसे लिखेंगे। और ये थर्ड, फोर्थ, FOURTH, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, फिर एट, EIGHTH। एट की स्पेलिंग में ऑलरेडी एट आता है, तो दो बार टी नहीं करना है, एट ऐसे लिखेंगे। नाइन्थ, NINTH, ई यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। टेंथ, ओके। अभी इसके बाद 11th आएगा। सो 11th कैसे लिखेंगे? इस तरह से 11th, और इस 11 की जो स्पेलिंग है ELEVEN, उसके पीछे TH लगाना है। 12th में भी 12 की स्पेलिंग के बाद TH लिखना है। 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, और बाद में क्या आएगा? 28th। तो उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग हो रहा है, तो मैं वो लिखता हूँ। TWENTIETH, 20th। और 20th के बाद 21st आता है, फिर 22nd आएगा, फिर 23rd आएगा, देन 24, 25, 26, 27, 28, 29, एंड देन 30th आएगा। अब 30th की स्पेलिंग भी जो रेगुलर स्पेलिंग होती है उससे थोड़ा अलग होगा। 30 की स्पेलिंग THIR, 38, THIRTIETH, 38। फिर 31st आएगा, 32nd, 33rd, 34th, देन 35th, 36, इस तरह से पूरा जाएगा, राइट। और आएगा 48। तो 48 की स्पेलिंग होगी FORTIETH, 48। ठीक उसी तरह से स्पेलिंग कहाँ पे चेंज आएगी? 50th में,
FIFTIETH 58th। ठीक उसी तरह से 68th में आपको लिखना है। चलो मैं ये कंप्लीट ही कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी रेफरेंस हो जाए। SIXTIETH 68th। सेवेंटीथ SEVENTIETH 70th। 80th EIGHTIETH 80th। 90th NINETIETH। आप लोगों के नाइन्थ का स्पेलिंग देखोगे ना तो नाइन्थ की स्पेलिंग होती थी NINTH, लेकिन जब हम 98th लिखते हैं ना तो NINE पूरा लिखना है जो 9 की स्पेलिंग है, और उसके पीछे TIETH लगाना है। 90th और 100 HUNDREDTH 100। ओके ओके, किसी का बाकी है लिखना? डन सर। ओके डन। कंप्लीट 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 ओके। सुजाता कंप्लीट। सुल्ताना, रिजवाना, कंप्लीट सर। करण कंप्लीट ओके। इरशाद डन सर। कंप्लीट कंप्लीट ओके। शीतल कंप्लीट सर। लिखा? शीतल लिखा? शीतल, आसमा, आप लोग लिख रहे हो? हाँ यस सर। सर कंप्लीट। कंप्लीट ने ओके। फिर ऐसा मत करना स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठे हो, ऐसा मत करो। हाँ लिखो। ना सर लिखा है। फिर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल मत करना। ओके राइट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो सिखाया अब से फर्स्ट लेक्चर से आज तक, उसमें मैंने आपका जो बेसिक जो जो रिक्वायरमेंट होती है, कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, स्टार्टिंग हमने अल्फाबेट से किया, फिर बाराक्षरी कक्को सीखा, नाम कैसे बनाने हैं वो हमने सीखा, राइट। कुछ बेसिक वर्ड्स हमने सीखे, और रोमन नंबर्स और ये सारी चीजें हमने सीखे। कुछ हमने डायलॉग भी सीखे है ना, कि कैसे इंग्लिश में उसको लिखते हैं। अब मैं आप लोगों के हेलो साथ। सर। हाँ जी। हेलो। यस। हाँ, मेरा कुछ नेटवर्क का इश्यू है, शायद हैंग हो गई स्क्रीन हाँ में, वापस से ओके। ज्वाइंट हो जाए। हाँ आप वापस आ जाओ। यस। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अब आज हम लोग ग्रामर शुरू करने वाले हैं, राइट। और ये जो ग्रामर है, मैं बेसिक चीजें ग्रामर की कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। नॉर्मली अंग्रेजी में लोगों को डर लगने का दो कारण होता है। एक होता है ग्रामर, अगर मैं बोला और मेरा ग्रामर सही नहीं हुआ तो ये डर होता है। दूसरा क्या होता है, बोलना तो होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते इंग्लिश, यानी कि वोकेबुलरी। तो एक ग्रामर और दूसरा वोकेबुलरी, तो ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो, राइट। और तीसरा जो है ना, वो सबसे पहले मैं एक्चुअली लेता हूँ, वो है फियर। एक काल्पनिक भय होता है, वो काल्पनिक भय को ओवरकम करना है इंग्लिश बोलने के लिए। भाई द मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोग न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हो रोज? गुजराती अखबार या हिंदी अखबार कुछ भी पढ़ने की आदत है? नहीं? यस हाँ सर। सर पता है। अच्छा है। तो आज मैंने अखबार पढ़ा ना सुबह, गुजरात समाचार, तो उसमें बहुत अच्छी न्यूज पढ़ी।
अपना देश है ना 2036 में ओलंपिक का होस्ट बना हुआ है, ओलंपिक रमतोत्सव हाँ सर 2036 मतलब आज से 12 साल के बाद। लेकिन इसकी तैयारियां 2 साल से हमारा देश कर रहा है, चालू कर दी है तैयारी। अब हमारा गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी 6 से ज्यादा लैंग्वेज का एक लैंग्वेज डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ द ओलंपिक शुरू कर रही है, क्योंकि ओलंपिक में दुनिया भर से खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे और उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, फिर हिंदी और गुजराती तो बोल ही नहीं पाएंगे ना, सीधी बात है। तो वो लोग जिस देश से आते हैं ना, उनकी जो मदर टंग है, उस मदर टंग में हमारे यहाँ से लोग उनके साथ बातचीत कर सकते, इसलिए हमारा देश अभी से तैयारी कर रहा है। और गुजरात जो है ना, उसमें फर्स्ट ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने डिक्लेयर किया कि हम लोग एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज डिपार्टमेंट बना रहे हैं। और थोड़े टाइम में आपको मिलेगा कि जिसको लैंग्वेज सीखना है वो लोग एडमिशन लेके लैंग्वेज सीख सकते हैं वहां पे। और आने वाले टाइम में आपको ट्रांसलेटर की जॉब मिल सकती है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे देश में ओलंपिक की वजह से खड़ी होने वाली है। यूपीएससी में होता है इंटरव्यू में सर। हाँ, क्या होता है? आप जो बोल रहे हो ना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है ना इंटरव्यू में, हम्म एक ट्रांसलेटर भेजता है, अपन हम्म को भाषा नहीं आती है न तो। यस, बराबर है। जो लोग गुजरात से आते हैं तो उनको लोग गुजराती में सपोर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर देते थे। तो ठीक वैसी जॉब आप लोग भी कर सकते हो। अब आप लोगों को सोचो कि आप लोग अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए, राइट, तो कैन यू सी दैट आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से 12 साल के बाद पता नहीं हम लोग कहाँ पे होंगे, लेकिन ये आने वाले 2-3 साल में ये अपॉर्चुनिटी आगे बहुत आपको मिलने वाली है एज अ ट्रांसलेटर। और ये ट्रांसलेटर मतलब कोई बोलता है उसका ट्रांसलेशन नहीं। आप लोग अगर इंग्लिश आती है ना, तो जो दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे आपकी मातृभाषा गुजराती है और आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो जो चीज गुजराती में लिखी हुई है उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हो। आप जैसे जो लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। देखो, ये बोनांजा ऑफर है आप लोगों के लिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको गुजराती का अनुवाद इंग्लिश में करना होता है और वो भी टाइप करना होता है। जैसे मेरे पास ये गुजराती बुक है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी बुक को डिजिटलाइजेशन करना है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डालना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन ये है गुजराती में। अगर आपको इंग्लिश भी आती है और वर्ड भी आता है तो सोने पे सुहागा। बहुत पैसा है हाँ इसके अंदर, लेकिन आपको अपनी काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी इसके अंदर। काम तो बहुत है मार्केट में। तो ये बात जो मैंने बताई वो ध्यान में रखिए और अपॉर्चुनिटी को एंकेश कीजिए। आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग भी ये काम कर सकते हैं, तो उनके तक ये मैसेज पहुंचाए कि हमारा देश जिस तरह से, मैं सिर्फ 2036 में ओलंपिक होगा ना, उससे पता है देश में कितना सारा डेवलपमेंट होगा, कितनी सारी अनगिनत अपॉर्चुनिटी सबको मिलने वाली है, सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से, हाँ, सिर्फ ओलंपिक की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कितना जबरदस्त होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, बस आप ओपन रहिए। एक न्यूज मैंने आज पढ़ी ना, तो मुझे इतना सारा दिखा कि क्या बात है, 12 साल के अंदर हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, गुड। सो स्टार्ट करते। ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी? GRAMMER। रॉन्ग। GRAMM। नहीं, रॉन्ग। सर, तूने बोलते बोलते म्यूट कर दिया तो आधा ही स्पेलिंग सुनाई दिया, इसलिए मैंने रॉन्ग बोला। GRAMMER। रॉन्ग। GREMMER। नो। MAR GRA डॉट है। हाँ, राइट। GRAMMAR, ग्रामर। ओके, लेट मी जस्ट
go to the next board. और सबसे पहले हम आज करने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इंग्लिश में, ग्रामर में, एक्चुअली सिर्फ इंग्लिश में नहीं, गुजराती में, हिंदी में भी जो ग्रामर जो होता है ना वो सेम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में और गुजराती में हम क्या बोलेंगे? सादा, सादो वर्तमान काल और सादा वर्तमान काल। उसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस, सादो भूतकाल, और तीसरा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सादो भविष्यकाल। अब ये जो तीन जो टेंसेस है ना, हर टेंसेस के अंदर और उसके 4 सब टाइप्स होते हैं। इतने 4 होते हैं, वो हम लोग एडवांस में सीखेंगे, लेकिन कुल मिला के 4 + 4 + 4 यानी कि 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। अगर आपने 12 टाइप के टेंसेस सीख लिया, एक्टिव पैसिव सीख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख लिया, अगर आपने ये मोटे मोटे 3-4 ग्रामर के बड़े बड़े टॉपिक सीख लिए, तो यू आर डन विद द ग्रामर मोस्टली। हाँ, मोस्टली बोल रहा हूँ, कुछ और टॉपिक होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े टॉपिक है जो आपने सीख लिए, तो आप ग्रामर अच्छे से कर पाएंगे, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, आपका वोकेबुलरी अच्छा होना चाहिए, शब्द भंडोर। राइट। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से वर्क करता है वो हम देखेंगे। सो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस सब कब यूज करते हैं, उसका यूज हमें कब करना चाहिए, आप सब लोग जानते ही थोड़ा बहुत तो। ચાલુ ચાલુ ક્રિયા હોય ત્યારે नहीं, चालू क्रिया होगी ना तो वो चालू वर्तमान काल होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सर रोजबरोज થતી પ્રક્રિયાઓને સાદો વચન બોલતા. हाँ, રોજબરોજ થતી પ્રક્રિયાઓને तो दीक्षित बोल रहा है जो क्रियाएं रोज बरोज होती है, यानी कि डेली अफेयर्स है, रोज होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम सिंपल, जैसे कोई सनातन सत्य है, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ना, उसको भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। सनातन सत्य का मतलब क्या हुआ? जैसे एक सेंटेंस है, सूरज पूरब से निकलता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये जो राइजेस है ना, RISES, अब ये सनातन सत्य है, तो हम उसको कभी और कोई टेंस में ले ही नहीं सकते हैं। फिर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे इज लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इस तरह के जो सनातन सत्य है और साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ, तो वो सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। और रोज बरोज की क्रिया जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है वो सीखेंगे, और उसका नेगेटिव कैसे होता है वो सीखेंगे। ये 3 चीज हम करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में बोलना है। और ये सेंटेंस है, जस्ट अ मिनट,
मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल, और मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं करेक्ट करता हूँ ताकि और ज्यादा अच्छे से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। नहीं, गोइंग नहीं आएगा। go to I go to school. ये स्कूल जाने की जो क्रिया है ना, वो रोज की है, रोज होती है। Go to school. गो टू स्कूल, ओके। लेकिन पूरा सेंटेंस बोलो ना, I go to school. आई गो टू स्कूल। तो गलत है थोड़ा, कोई करेक्ट करेगा? सर आई एम गो टू स्कूल। नहीं, I goes to school. यस, आई गोज टू स्कूल। Yes. इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ। आई गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, और कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगना है आई गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे को मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। क्यों ब्रैकेट में रखा हूँ? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं गोज टू लिखता हूँ ना, गोज करता हूँ, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कैसा हो जाता है? ये रोज की क्रिया है। आई गोज टू स्कूल एवरी डे। नाउ जस्ट मिनट, मुझे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। सुजाता, अगर आप अनम्यूट है तो म्यूट पे जाइए, एंड एवरीबॉडी। ओके, आई गोज टू स्कूल एवरी डे। अब ये जो वर्ड जो गोज है ना, GOES, सारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके ऊपर ही है। नॉर्मली जो क्रियापद होता है, क्रियापद, क्रियापद का मतलब क्या होता है? जो क्रिया, जो शब्द पढ़ने से लगता है कि यहाँ पे क्रिया हो रही है, एक्शन हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रियापद बोलेंगे। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, VERB, वर्ब। तो ये जो गो है ना, वो वर्ब है, क्रियापद है। क्रियापद जो क्रियापद से ही पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। अब यहाँ पे मैंने गोज लिखा है, जी के बाद में मैंने ES लगाया, तो ये गोज हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, एक और सेंटेंस लिखते हैं। मैं इसको आप बोल के पहले बता दूं। मैं रोज खेलता हूँ। मैं रोज खेलता हूँ। सर आई प्लेस टू एवरी डे। आई प्लेज एवरी डे। ओके, गुड। हाँ। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उसको, IPLAYS, आई प्लेज। अब यहाँ पे भी मैं एवरी डे को ब्रैकेट में रख सकता हूँ। अब ये है ना, डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है कि आई प्लेज, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, मतलब किस संदर्भ में बोलता है। अभी की बात कर रहा है, मतलब आई प्लेज, मैं खेलता हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, मतलब उसने ऐसा उसका बोलने का मतलब है। ओके, या फिर वो रोज खेलने के लिए शाम के टाइम पे जाता है, तो आई प्लेज बस सिंपल इतना आएगा। एवरीडे लिखना ना लिखना वो अलग बात है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है वो। फिर एक सेंटेंस और मैं बोलता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। I drink milk. सॉरी, इरशाद फिर से। I drink milk. स्पेलिंग क्या बोलो, ड्रिंक क्या बोला उसके सर आई स्पेलिंग? Drink. Drink. S. हाँ, मतलब मुझे एस नहीं सुनाई दिया, इसलिए मैंने पूछा। तो ये आएगा, आई ड्रिंक मिल्क।
यहाँ पे ड्रिंक है ना, वो वर्ब है, क्रियापद है, जहां से एक्शन दिखती है। और एक दो चीज मैं बताता हूँ कि आई गोज टू स्कूल में आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, और स्कूल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि पदार्थ है। आई प्लेज, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और क्रियापद है, वहां पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। हम चाहे तो वहां पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे आई प्लेज इन द प्लेग्राउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लेज इन द प्लेग्राउंड। तो ये प्लेग्राउंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्रिंक्स जो है वो क्रियापद हो गया, वर्ब। तो सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे हुआ? सेंटेंस का फ्रेमिंग सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इसका सिंटेक्स, यानी कि व्याकरण। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चॉकलेट मिल्क लगाएंगे तो चॉकलेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आप चॉकलेट मिल्क लगाते हो, जैसे मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ, आई ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो आपको थोड़ा, ये बहुत अच्छा बाय द वे बताया, आई ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क। तो चॉकलेट जो वर्ड है ना, वो मिल्क के बारे में और ज्यादा हमें जानकारी दे रहा है, उसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो चॉकलेट जो वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण। एडजेक्ट, उसको इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव। आई ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। My father, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। My father is work of bank. वेल ट्राई, वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा? कौन ट्राई करा? इरशाद, सर अभी सर मैं इरशाद। ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल करो। माय फादर वर्किंग इन बैंक। ओके, माय फादर वर्किंग इन बैंक, लेकिन आईएनजी का प्रयोग मत करो, क्योंकि हम माय my father, फादर वर्क इन बैंक। इरशाद एक मिनट रुक जा भाई, इरशाद रुक जा, बाकी लोगों को ट्राई करना। इरशाद तेरा नंबर सबसे लास्ट में, ठीक है? सर सुजाता। हाँ दीक्षित बोल। हाँ सर, मैं वर्क बोला पर वर्क नहीं आएगा, वर्क आएगा। हाँ, तो पूरा सेंटेंस अब बोलना। हाँ, माय फादर वर्क इन अ बैंक। ओके, हाँ, तो तेरा ऑलमोस्ट सही है। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, माय फादर, मेरे हाथ है ना कीबोर्ड पे बराबर नहीं, इसलिए गलत टाइप हो रहा है। माय फादर वर्क्स इन द बैंक, ए नहीं आएगा दीक्षित, है ना? माय फादर वर्क्स इन द बैंक। तो माय फादर सब्जेक्ट है, वर्क्स वो है वर्ब है, क्रियापद है, और बैंक जो है वो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में वो रहता है, उसके पीछे एस लगता है या तो ईएस लगता है। और कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहाँ पे एस और ईएस नहीं लगता है, फिर भी वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सूरज पश्चिम दिशा में ढलता है। सूरज पश्चिम दिशा में, अगर पश्चिम, अगर आपको दिशा यूज नहीं करना है तो मैं सिंपल ऐसे बोलता, सूरज पश्चिम में ढलता है।
यस, कोई तो सही जवाब तो। रिजवाना, सुल्ताना, शीतल, जितेंद्र। जितेंद्र आज तो तुम दिखते ही नहीं हो, कहाँ हो? सर ढलता वाला का इंग्लिश नहीं है। हाँ, क्या? ढलता? ढलता का इंग्लिश नहीं। ठीक है, तो उस वर्ड को हिंदी में लगा के इंग्लिश में बोलो। सूरज, सन इज ढलता इन वेस्ट। गुड। तो देखो, जनरली एक चीज याद रखना, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं ना, तो ज्यादातर हम इज का प्रयोग नहीं करते। ज्यादातर जो वर्ब होता है उसके पीछे एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, या तो उसको वैसे के वैसे रहने देते हैं। तो ढलता का होता है एसीटी, सेट। आप लोगों ने सनसेट पॉइंट का नाम सुना है ना, सनसेट पॉइंट। तो उसको सनसेट पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सनसेट होता है यानी कि ढलता है। तो उसका यूज करके जितेंद्र फिर से ट्राई करना चाहते हो? सनसेट इन वेस्ट। थोड़ा थोड़ा करेक्शन है, लेकिन ऑलमोस्ट सही है जितेंद्र। तो सन सेट्स इन द WEST, वेस्ट। यहाँ पे मैंने वेस्ट को कैपिटल लिखा है क्योंकि वो डायरेक्शन का नाम है। ये नामवाचक शब्द है, इसलिए है बहुत छोटी बात, लेकिन ग्रामेटिकली बहुत जरूरी है। लिखने के टाइम पे ऐसे लिखना है। आप बोलने के टाइम में सन सेट्स इन द वेस्ट बोलोगे तो किसी को कैपिटल W है वो नहीं, लेकिन लिखने के टाइम पे, राइटिंग के टाइम पे इतना ध्यान रखना होता है। Sun sets in the west. सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, आपने लिख लिए इतने सेंटेंसेस? Yes, sir. ओके, गुड। सो मैं स्टॉप शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, और हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस भी उसमें करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हो सकता है पूरा क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको सम कंप्लीट पूरा सिखाऊंगा प्रैक्टिस के साथ, या और टाइम मिला तो नेक्स्ट टेंस हम शुरू कर देंगे। ओके, गुड। सो यहाँ पे मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ, और होमवर्क में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूंगा जिसको आपको इंग्लिश में लिखना है। मैं गुजराती में लिख के दूंगा सेंटेंसेस। कोई कोई नॉन गुजराती लोगों को सपोर्ट करने के लिए हिंदी में लिख के दे देना होमवर्क को। ओके, क्लास कंप्लीट करें आज का। ओके, सैटरडे मिलते हैं। Good night. नमस्ते, बाय थैंक यू। ओके बाय सर। बाय।